हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल्ड हिंदुस्तान में। और मैं प्रदीप बामल, आपका कोच, आपका दोस्त, आज आपको बताऊंगा इंटरव्यू देते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, इंटरव्यू देते टाइम हम काफ़ी गलतियां करते हैं और उन्हीं चीज़ों को सुधारने के लिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप HVAC इलेक्ट्रिकल या सुपरवाइजर का कोर्स करना चाहते हैं, पेड कोर्स है, अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप स्किल्ड हिंदुस्तान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में आप जाएंगे, स्किल्ड हिंदुस्तान सर्च करेंगे तो वहां पर आपको ये ऐप मिलेगी। आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर फ्री कंटेंट भी आपको मिलेगा। फ्री में भी काफ़ी कंटेंट है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो सारी चीज़ें वहां पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ में अगर आपने ITI डिप्लोमा या बीटेक किया है और आपको लग रहा है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप एक ही जगह स्टक हैं, तो भी आप वो कोर्स ले सकते हैं। वहां पर 100% गारंटी आपको मिलती है कि आपको एक बेटर जॉब मिलेगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का इंटरव्यू और सीखते हैं कि इंटरव्यू कैसे देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंदुस्तान। तो दीपक, सबसे पहले टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। Okay, sir. Sir, my name is Deepak Sharma. I am from Modinagar district, Ghaziabad. I am ITI holder and also I got wireman permit issued by UP government. I have 12-year experience in electrical and currently working in Borsons India Private Limited. Uh, in my family, 6 members: my father, my wife, my two sons, and me. That is all about me, sir. ओके, आप जो ये जॉब है, इस जॉब के लिए आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं? व्हाई डू यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब? सर, मैं अपनी सैलरी ग्रोथ करने के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। ओके। अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मेरी सैलरी नहीं है, तो मैं उसको ग्रोथ करना चाहता हूँ, सैलरी को। ओके, तो पिछली जी सर। कंपनी में मतलब ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या और वीक पॉइंट हैं जहाँ से जिसकी वजह से आप वहाँ से छोड़ना चाह रहे हैं? छोड़ने का सर रीजन इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि वहाँ भी मैंने काफी कुछ सीखा है। एक्चुअली मैं अभी तक जो मैंने वर्क किया है सर, प्रोजेक्ट लाइन में मैंने ज्यादा वर्क किया है, तो उसमें मेरे को काफी नॉलेज है और मेरे को काम करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी सर, मेरे को सैलरी ग्रोथ करनी और आगे को अपना कुछ नया सीखने के लिए मैं नया नई नई कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ। ओके, तो सैलरी में कितनी हाइक आपको चाहिए है? हाउ मच हाइक यू रिक्वायर्ड इन योर सैलरी? सर, अभी जो मेरी सैलरी है उसमें मेरे को कम से कम 50% सैलरी ग्रोथ चाहिए सर। ओके, बट हमारे यहाँ तो जो मिल रही है, मैं आपकी जो सैलरी देख पा रहा हूँ उसमें मुश्किल से 20% ही हमारे इधर है। ऑप्शन है कि मैं आपको 20% ही ग्रोथ दे सकता हूँ। तो व्हाट विल बी योर ओके डिसीजन? सर। जी सर। सर, आप मेरा एक बार इंटरव्यू लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप मेरी सैलरी को बता सकते हैं कि आप क्या देना चाहते हैं। ओके, प्रोजेक्ट में कितना एक्सपीरियंस है आपको? सर, मेरे को प्रोजेक्ट में 10 साल का एक्सपीरियंस है एज ए इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। ओके, तो वहाँ पे क्या आपका वर्क होता था? किस तरह की टीम को आप हैंडल करते थे और किस तरह का वर्क आपको दिया जाता था? जी सर। स्टार्टिंग में तो सर मैंने अपने हाथ से काम किया, टेक्नीशियन के रूप में मैंने काम किया था। जब मेरे को काफी एक्सपीरियंस हो गया तो कंपनी ने मेरे को प्रमोट किया सुपरवाइजर के लिए। तो उसमें मेरे को वेंडर की टीम से मेरे को काम कराना होता है। तो उसमें अभी क्या है, हमारे प्रोजेक्ट में सर कंड्यूटिंग होती है। अभी हमारा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, तो उसमें अभी हमारी कंड्यूटिंग चल रही है, वायरिंग चल रही है। और अभी हमारा इंटरनल वर्क लगभग 90% फाइनल हो चुका है। तो अभी हमारा एक्सटर्नल वर्क चल रहा है, जिसमें कि हमारी केबल ट्रेस लग रही है, केबल डल रही है, और डीजी सेट इंस्टॉलेशन हो रहे हैं और ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉलेशन हो रहे हैं।
और बाकी लाइटिंग का एक वर्क चल रहा है सर, ये काम अभी केबल, चल रहा है। जो एक कंड्यूड होता है, कंड्यूड को हम किस तरह डिसाइड करते हैं कौन सा कंड्यूड अच्छा है? आप एक सुपरवाइजर में वर्क कर रहे हैं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा कंड्यूड अच्छा है और कौन सा वे उसको सही रहेगा, उसमें ज्वाइंट लगाना चाहिए? मतलब थोड़ा उस कंड्यूड के बारे में कुछ बताइए कि कंड्यूड में क्या जी क्या सर, चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं। हमारे सर दो तरह के कंड्यूट आते हैं, एक मीडियम एमएमएस होता है और एक हैवी कंड्यूट होता है जिसको एचएमएस बोलते हैं। तो एचएमएस पाइप का जो कंड्यूट पाइप है हमारा, उसको हम यूज करते हैं अपनी स्लैब में। स्लैब कंड्यूटिंग के लिए हम हैवी कंड्यूट का इस्तेमाल करते हैं और वॉल कंड्यूटिंग के लिए हम मीडियम पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसमें एसेसरीज जो सॉकेट आते हैं, बैंड्स आते हैं, वो हमारी जरूरत के हिसाब से उसको हमें लगाना पड़ता है। ओके। और सर हैवी कंड्यूट जो है हमारा, उसकी थिकनेस लगभग 2 mm होती है और जो मीडियम कंड्यूट है उसकी थिकनेस 1.5 mm के लगभग होती है सर। ओके। तो जो रेसवे लगाते हो आप, रेसवे लगाते टाइम किन किन चीज़ों का, रेसवे में क्या क्या चीज़ें होती हैं? जैसे इसमें बैंड होता है, हमारा टी होती है, ज्वाइंटर होता है, तो रेसवे में क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं जो हम एक बिल्डिंग में यूज करते हैं? और रेसवे लगाने के लिए सर सबसे पहले हमें अपनी हाइट को देखना होता है कि किस हाइट पे लगा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्टड रोड्स की जरूरत होती है, जो हम सीलिंग में फास्टनर के द्वारा उसको लगाते हैं। और अपनी जो हमारी एक सी चैनल होती है जिसपे हम उसको हैंग करते हैं रेसवे को। बाकी अगर हमें कहीं वॉल पे लगानी है, वॉल पे भी हम उसको फास्टनर के द्वारा लगा सकते हैं। और उस जमीन जी के सर। अंदर, जैसे मुझे ग्राउंड के अंदर लगानी है, जमीन के अंदर केबल्स लगानी है, तो वहां पे क्या यूज होता है? रेसवे यूज होता है, कुछ और यूज करते हैं? सर उसमें केबल ट्रे, लैडर टाइप केबल ट्रे यूज होता है ज्यादा। वो भी डायरेक्ट जमीन पे नहीं होगा, उसके लिए हम एंगल का ब्रैकेट बनाएंगे, उसके ऊपर हम उसको लेके जाएंगे सर। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट जमीन पे लगाएंगे तो उसमें हमारा जंग वगैरह लग सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसको एंगल का ब्रैकेट बना के उसके ऊपर उसको लेके जाना होता है। उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं? जो प्रोजेक्ट सुपरवाइजर, आपको क्या देखना होता है? उसमें सर ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारी ब्रैकेट लगा रहे हैं वो ज्यादा दूरी पर ना हो, जिससे कि हमारा केबल का लोड हो तो वो नीचे बैंड ना हो जाए हमारी केबल ट्रे। तो उसमें लगभग हमारा अगर हैवी केबल है तो 1 मीटर से कम जो हमारे ब्रैकेट लगेंगे एंगल्स के, वो होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से वो ग्राउंड में फास्टनर होने चाहिए। ये सब ध्यान रखा जाता है सर उसमें। और जो हमारी केबल रहेंगी उसके ऊपर वो अच्छी तरह से उस पर बंधी होनी चाहिए सर। आपकी कंड्यूडिंग का काम चल रहा है, जो जी जीरी सर। जीरी हम काटते हैं, और जी सर। एक बंदा कितने मीटर तक जीरी काट सकता है? और इसको कैसे करते हैं कि आपने किसी को काम दिया, भाई उसने जितना काम दिया गया उतना काम किया नहीं किया, इसको कैसे मेजर करते हैं कि उसको कितना मीटर कर सकता है? या सपोज वायरिंग डालने का काम हो रहा है, तो एक बंदा या दो बंदे कितनी वायर डाल सकते हैं? जी सर। तो अभी लगभग हमारा 3 BH का फ्लैट है सर, उसमें हमारा एक दिन में अगर हम 3 मैन पावर छोड़ते हैं तो उसमें एक दिन में हमारी एक फ्लैट की वायरिंग लगभग हो जाती है। थोड़ा बहुत उसमें काम पेंडिंग रह जाता है। अगर वो प्रॉपर नहीं करेगा तो उसमें हमारा काफी काम पेंडिंग रह जाएगा। तो उससे हम देख लेते हैं कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो क्वालिटी में क्या क्या देखना होता है? जैसे वायरिंग हो रही है उसमें, उस दौरान हमें क्या क्या देखते हैं, मतलब क्या क्या ऐसे मेन पॉइंट होते हैं जिनको ऑब्जर्व करना होता है? जी सर। अ, अगर हम वायरिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारा कोई भी उसमें वायर में हमारा जॉइंट नहीं होना चाहिए। कंडक्ट के अंदर हमें जॉइंट बिल्कुल नहीं चलेगा, वो हमारा सेपरेट वायर होनी चाहिए। सबसे पहले ये देखा जाता है। और प्रॉपर हमारा अगर हम न्यूट्रल कहीं जोड़ रहे हैं तो उसको कहीं ऐसी जगह ना जोड़ें जो हमें बाद में कनेक्शन खोलने में, तो हम उसको स्विच बोर्ड पे उतार के वहां से कनेक्ट करते हैं न्यूट्रल को, और अर्थिंग को भी वहीं से कनेक्ट करते हैं हर पॉइंट के लिए। ये नहीं कि हमने बीच में फैन बॉक्स पे वहां वो जोड़ दिया उसको। तो अगर मान लीजिए कभी कोई फॉल्ट होता है तो हमें परेशानी होती है कि हम फैन बॉक्स पे जाके देखेंगे उसको कि हमारा यहाँ फॉल्ट तो नहीं है। तो उस वायरिंग में हमें क्या करना होता है, जो हमारा मेन स्विच बोर्ड है वहीं पे हम सारे कनेक्शन करते हैं। वायरिंग में ये हमें मस्ट देखना होता है। और हमारे प्रॉपर सर्किट अलग अलग होने चाहिए। ये नहीं कि कहीं से लूप उठा के कहीं भी डाल दिया। जो हमारे एज ए ड्रॉइंग हमें देखना होता है कि सारे सर्किट अलग अलग सेपरेट होने चाहिए। बिल्कुल सर। तो जो मेन बोर्ड में फेरुल डालते हैं उससे क्या फायदा होता है, और फेरुल का क्यों यूज करते हैं? फेरुलिंग से सर हमें ये फायदा होता है कि जैसे हमारा
एक R1 फेस है, तो उस सर्किट रेड फेस है, तो उसमें हमारा एक सर्किट रेड फेस में आया, तो उसमें हमने फेरुलिंक डाली R1, और वही R1 हम न्यूट्रल में डालेंगे तो हम, और वही R1 हम अर्थिंग में डालेंगे, तो हमें ये प्रॉपर पता रहेगा कि ये इस सर्किट का न्यूट्रल है और ये इस सर्किट का अर्थ है। हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, उसमें हमें आसानी से मिल जाएगा। अगर कोई फॉल्ट होता है तो आराम से कलर उसको कोडिंग हम कैसे करते हैं? बिल्डिंग हम काम कर रहे हैं तो कलर कोडिंग कैसे होती है? वायर्स की कलर कोडिंग की किस चीज के लिए, कौन सा जी सर, अगर हमारी 3 फेस वायरिंग है सर, तो उसमें हमारे 3 तरह के फेस होंगे, आर वाई बी, और हमारा जो ब्लैक कलर होगा वो न्यूट्रल होगा, और ग्रीन हमारा अर्थिंग होता है हमेशा। ओके। जी सर। हाँ, अभी मैं आपसे कुछ फैसिलिटी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा। एक डीजी है, जी डीजी में डीजी ऑपरेटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कैसे वो अपने पूरे दिन की एक्टिविटी को कंप्लीट करता है? क्या क्या चीज़ें उसको देखनी पड़ती हैं? थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। जी सर, अगर हम डीजी ऑपरेटर की बात करें तो सर उसकी काफी सारी उसकी जिम्मेवारियां होती हैं काफी सारी। सबसे पहले उसको अपना डीजी सेट को देखना होता है कि वो हमारा प्रॉपर वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके बाद हमें बहुत एलटी पैनल होता है, एचटी पैनल होता है हमारा, और ये डिस्ट्रीब्यूशन पैनल होता है, और सर ये सिंक्रोनाइज पैनल होता है, और एक कैपेसिटर पैनल होगा। इनकी सब देख रेख करनी होती है, और इन सब की रीडिंग लेनी होती है। जो हमारी लॉग बुक्स होती हैं, इन सब की लॉग बुक्स होती हैं, उनमें उनकी रीडिंग प्रॉपर भरनी होती है टाइम टाइम से। जो भी हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट ने टाइम दिया है कि इस टाइम इसको फिल करना है, तो प्रॉपर टाइम से उसको फिल करना पड़ता है। इसमें हमारी लॉग बुक हो जाती है, एलटी पैनल लॉग बुक आ जाती है सर, एसटी एसटी पैनल लॉग बुक आ जाती है, और हमारा सर जो हमारा डीजी सेट है उसकी लॉग बुक होती है, ट्रांसफॉर्मर की लॉग बुक होती है, और ये सर हमारे डेली डेली वर्क की हमारी चेक लॉग बुक होती है कि हमने आज आज क्या किया, और एक हैंडओवर लॉग बुक होती है। ये सब उसको प्रॉपर तरीके से बननी होती है। और हमारे जो पीपीएम वगैरह होते हैं तो उसको प्रॉपरली टाइमली कराना उसकी जिम्मेवारियां होती है। मेरा डीजी सेट है, डीजी सेट में कौन से बेसिक पार्ट लगे रहते हैं? उनके क्या क्या काम होते हैं? तो इसमें आपको करना है कि डे टैंक से स्टार्ट करना है कि जो ऑयल होता ओके है सर। सबसे पहले। डीजल किसकी बात करें? डीजल का पूरा सर्कुलेशन बताओ कि कैसे कैसे है। जी सर, हमारा डे टैंक होता है जिसमें हमारा डीजल भरा होता है। उसमें हमें हमेशा ये देखना होता है कि हमारा 50% से कम डीजल ना रहे। उसके बाद हमारा जो डीजल है क्या वो रीजन चलेगा होता हमारा है? मतलब इतना, मतलब 50% क्यों रखते हैं कम से कम? क्या रीजन होता है उसके पीछे? 50% इसलिए रखते हैं कि सर बाई चांस हमने डीजी चलाया और हमारा टाइम हमें पता नहीं है कि कितने टाइम हमें उसको चलाना है। अगर बाई चांस उसमें हमारा डीजल खत्म हो जाएगा तो ब्रेक डाउन आ जाएगा हमारा। इसलिए हम उसको डीजल को प्रॉपर 50% से लगभग ऊपर रखते हैं। तो डे टैंक के बाद हमारा जो फ्यूल जाएगा सर वो हमारा फ्यूल फिल्टर में जाएगा, और फ्यूल फिल्टर जाने के बाद हमारा वाटर सेपरेटर फिल्टर में जाता है, जिसमें हमारा कोई वाटर अगर उसमें आया हुआ है तो उसको सेपरेट करते हैं। इसके बाद हमारा जो डीजल है वो पीटी पंप को जाएगा, जहां से पीटी पंप उस डीजल को हमारा इंजेक्टर को भेजेगा। इंजेक्टर क्या करेगा, हमारे डीजल को जो हमारा सिलेंडर होता है उसको उसमें इंजेक्ट करेगा। वहां पे हमारा सर 4 स्ट्रोक इंजन, आजकल हमारे 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, तो उसमें हमारे 4 स्ट्रोक इंजन में सबसे पहले हमारा जो है इनटेक स्ट्रोक होता है, उसके बाद हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, उसके बाद पावर स्ट्रोक होता है, उसके बाद हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। तो ये 4 स्ट्रोक उसमें होते रहते हैं, जिनकी वजह से हमारी वहाँ काफी ज्यादा हीट उत्पन्न होती है। तो हीट कम करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, जो हमारा टर्बो चार्जर है इसमें, तो टर्बो चार्जर के द्वारा हम उसमें से काफी हीट जो है वो बाहर निकल जाती है। जो हमारी हीट है टोटल 100% है, उसमें से लगभग 40% हमारी हीट जो है इंजन को चलाने में, उसके वर्क करने में खत्म हो जाती है। बाकी हमारी 60% हीट बचती है, तो उसमें से लगभग हमारी 40% हीट जो है वो एडजस्ट हो जाती है टर्बो चार्जर के द्वारा। बाकी हमारी जो लगभग 20% या 25% हमारी हीट बचेगी, तो उसको उसको हमें कूलेंट के द्वारा ठंडा करना होता है। जो कूलिंग हमारी जैकेट होती है उसके द्वारा उसको ठंडा करना होता है। और सर इसमें हमारे पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल है, इसमें पीसीबी है,
और मेन हमारे दो पार्ट्स होते हैं डीजल जनरेटर में, जनरेटर, इंजन सर, और इसमें हमारा अल्टरनेटर होता है, और बीच में इसमें कपलिंग के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। हाँ, और सर इसको कूलिंग करने के लिए डीजी सेट, हमारा कूलिंग दो तरह से हम उसको कूल कर सकते हैं। एक हमारा वाटर वाटर टाइप जनरेटर होता है, एक हमारा एयर टाइप होता है। एयर टाइप में हम क्या करते हैं, रेडिएटर होता है उसमें फैन लगा देते हैं, जिससे कि हमारा ऑयल जो है वो ठंडा होता रहे। जी सर। ठीक है। जो फिल्टर, कितनी तरह के फिल्टर यूज होते हैं इसके अंदर, डीजी में सर कौन से? हमारे डीजल जनरेटर में 5 तरह के फिल्टर होते हैं। सबसे पहले हमारा ऑयल फिल्टर होता है, और एक ल्यूब ऑयल फिल्टर होता है, और एक हमारा वाटर सेपरेटर फिल्टर होता है, और एक हमारा सर इसमें आजकल कूलेंट फिल्टर भी आ रहा है, और एक हमारा सर इसमें ल्यूब ऑयल फिल्टर होता है। ये 5 तरह के फिल्टर होते हैं सर। बाईपास फिल्टर एक होता है ल्यूब ऑयल पे, उसको क्यों लगाते हैं, क्या जी काम सर। होता है उसका? बाईपास फिल्टर हम इसलिए लगाते हैं कि जो हमारा मेन फिल्टर होता है कभी कभी वो चोक हो जाता है, तो हमारा जो हमारा ऑयल है वो सर्कुलेट होता रहे, इसलिए हम बाईपास बाईपास हमारा फिल्टर लगाते हैं, जिससे हमारा ऑयल सर्कुलेशन होता रहे उसका, इसलिए लगाते हैं सर। तो ल्यूब ऑयल कौन सा यूज करते हैं डीजी के अंदर, क्या नाम होता है? सर इसमें हाँ जी सर, इसमें 15W40 का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा एक हमारा इंड्रेन टेम्परेचर होता है, जो -15 से 40 डिग्री तक हमारा ये ल्यूब ऑयल काम करता रहता है। कैसे, मतलब -50 से थोड़ा सा समझाना इसके बारे में। जो हमारा बाहर का वातावरण होता है सर, हम्म। तो वो उसको इंडियन टेम्परेचर बोलते हैं। बाहर का जो हमारा वातावरण का टेम्परेचर है, हाँ, हाँ। तो अगर हमारा जहाँ भी ज्यादा बर्फबारी हो रही हो, जहाँ भी हमारा -50 तक टेम्परेचर जा रहा हो, तो वो हमारा ल्यूब ऑयल जो है वो वर्क करता रहेगा प्रॉपर। और जहाँ भी ज्यादा गर्मी होगी, जैसे 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, तो वहां भी हमारा वर्क करता रहेगा प्रॉपर हमारा ल्यूब ऑयल। कूलेंट के बारे में कुछ, कूलेंट क्या है, कैसे क्या वर्क करता है? हाँ, कूलेंट हमारा सर एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमारा जो हीट को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करता है, और बहुत जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है। तो इसलिए हम उसमें डीजल जनरेटर में इसका इस्तेमाल करते हैं, या किसी भी इंजन में इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो हमारी हीट को जल्दी से अब्सॉर्ब कर ले, और वो वाटर के टच में जाकर वो उसको जल्दी से ठंडा कर ले। इस इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं। हीटर, इसकी जगह पानी यूज कर सकते हैं क्या? पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। अगर हम उसमें पानी को डालेंगे, तो पानी के कारण से उसमें सर हमारा जो इंटरनल हमारे पार्ट्स है उसमें जंग लग सकता है उसकी, और हमारे जो इंटरनल जो इसके मतलब इसके पार्ट्स हैं वो खराब हो सकते हैं सर। बाकी कूलेंट में ऐसा कुछ नहीं होती, उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है वो। जी सर। कितने दिन में चेंज करते हैं कूलेंट को? कूलेंट को सर चेंज करने की जल्दी से आवश्यकता नहीं होती, इसको लेवल को चेक किया जाता है कि वो हमारा कब खत्म हो रहा है, तो उसमें हम प्रॉपर उसको फिलिंग करते रहते हैं। जो आपका एलटी पैनल है, एचटी पैनल से लेके जी आपके एक मेरे स्विच तक सप्लाई कैसे आती है एक बिल्डिंग के अंदर? जी सर। सर मैं एलटी पैनल से एचटी पैनल की बात कर सकता हूँ क्या? हाँ, एचटी पैनल में मेरे मतलब बाहर से सप्लाई आ रही है, बाहर से सप्लाई से मेरे स्विच तक लाइट आनी है, वो कैसे आएगी? जी सर। जी सर। सर हमारी जो गवर्नमेंट की सप्लाई होती है वो एसटी लाइन हमें देते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, अपना एक डीटीआर स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं जो 2 पोल पे खड़ा होता है। उसमें हम जियो डीओ स्विच लगाते हैं, अपना जो एसटी स्विच होता है, हम्म। उसके द्वारा हम सबसे पहले अपनी पावर को वीसीबी से कनेक्ट करते हैं। पहले जियो डीओ स्विच लगाएंगे, फिर हम वीसीबी पे लेके जाएंगे। वीसीबी से हम अपनी पावर को ट्रांसफार्मर में लेके जाएंगे। ट्रांसफार्मर में कनेक्ट होने के बाद हमारी जो पावर है वो हमारी एसीबी को जाएगी, जो हमारी एलटी में जाएगी। एलटी हमारी एसीबी सबसे बड़ा ब्रेकर एलटी में एसीबी है। जो हमारा एलटी पैनल होगा, एसीबी से हमारी फिर छोटे छोटे ब्रेकर होते हैं हमारे, जैसे एमसीसी भी हो गया, एमसीसी भी लगे होते हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन पैनल से हमारी जो पावर है वो हमारी फिर आगे जाएगी। जो हमारे प्लांट में मान लीजिए एक डीबी है, डीबी में आरसीसी भी लगी होगी और एमसीबी लगी होंगी, हमारी डीबी तक वो सप्लाई पहुंचेगी। डीबी के बाद हमारे छोटे छोटे रूम में भी हमारी सप्लाई जा सकती है, जहां हमारी छोटी डीबी या हमारे मेन स्विच बोर्ड हो सकते हैं।
वहां से हमारी सर्किट के द्वारा सप्लाई एक रूम को जाएगी, जहां हम स्विच से उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने इक्विपमेंट को। ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर होता है हमारा, उसमें उसकी चेकलिस्ट कौन सी होती हैं, क्या सेफ्टी होती हैं, क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए मुझे इसमें? जी सर। ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर में हमारी सर चेकलिस्ट ए टाइप चेक सर, इसमें हमारी जो डेली चेकलिस्ट होती है, उसमें हमें प्रॉपर देखना होता है कि हमारा जो इसका ऑयल का टेम्परेचर है वो ज्यादा तो नहीं है, और जो वाइंडिंग टेम्परेचर है वो देखना होता है कि वो ज्यादा तो नहीं जा रहा, और इसमें हमें ऑयल की लीकेज देखना होता है कि ऑयल हमारा लीकेज तो नहीं हो रहा कहीं से। और हमारे इसमें सर ये हमारे जो वोल्ट इसमें लगे होते हैं, क्या नाम है, एक मिनट सर, जो हमारी वोल्टेज को रेगुलेट करता है सर, टैप चेंजर का हमें ध्यान रखना होता है कि हमारा टैप सही है, वोल्टेज डाउन तो नहीं है, हमारे प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। बाकी सर ऑयल टैप काफी सारी सेफ्टियां होती हैं, लगभग 9 तरह की मैंने सेफ्टियां पढ़ी हैं सर, जिसमें कि सर हमारा सबसे पहली सेफ्टी है WTI, जो हमारी वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर उसको देखता है कि हमारा वाइंडिंग टेम्परेचर सही है। उसके बाद हमारा ऑयल OTI होता है सर, उसमें हमारा ऑयल टेम्परेचर को मेजर करना होता है, वो देखना होता है। इसके बाद हमारा एक बुकोज रिले होती है इसमें, जो हमारी ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई भी अबनॉर्मल कोई फॉल्ट होता है तो उसको सेंस करता है गैस के द्वारा, अगर उसमें कोई फॉल्ट होगा तो उसमें गैस बनेगी, तो हमारा जो बुकोज रिले है उसको सेंस करके हमारे ब्रेकर को ट्रिप करा देता है। एक इसमें सेफ्टी हमारी ब्रीदर है, जो हमारी कंजर्वेटर टैंक के साथ जुड़ा होता है। कभी भी जब हमारा कंजर्वेटर टैंक में ऑयल ठंडा होने के बाद नीचे जाता है तो हमारी बाहर की हवा उसके अंदर जाती है, और जब हमारा ऑयल ऊपर उठता है तो हमारी उसके अंदर की हवा बाहर जाती है। तो उसका ये वर्क है कि जो बाहर बाहर से अंदर हवा जा रही है उसमें नमी ना जाए, नमी को सोखने के लिए उसमें सिलिका जेल भरा जाता है। तो ये हमारी एक सेफ्टी हो गई। तो ये 4 सेफ्टियां ये हो गई हैं, और इसके बाद हमारी सर इसमें रिलेज लगी होती हैं, कुछ जो शॉर्ट सर्किट रिलेज है, और अंडर अंडर वोल्टेज रिलेज है, और एक अर्थफोर्ड रिलेज है, एक क्लोजिंग रिलेज है। ये सब इसकी सेफ्टी होगी सर ट्रांसफॉर्मर की। हम्म, तो जो आपका HT पैनल होता है, उसके बारे में क्या कुछ पता जी है? सर। एसटी पैनल के बारे में सर मेरे को ये पता है कि इसमें हमारा VCB का इस्तेमाल होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का, जिसमें हमारे जो मूविंग कांटेक्ट है और फिक्स कांटेक्ट है, जब वो आपस में मिलते हैं तो उसमें वैक्यूम का इस्तेमाल होता है, जिसमें हमारे जो ये कांटेक्ट है उनको वैक्यूम में फिक्स कर दिया जाता है, एक बोतल में बंद करके फिक्स किया जाता है, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिकल आर्क जनरेट होती है उसको वहीं आसानी से बुझा सके। और एसटी पैनल में हमारे सर CTPT का इस्तेमाल होता है। सीटी करंट ट्रांसफॉर्मर, उसमें हमारा करंट को मेजर करके हमें हमें बताती है, और PT हमारा पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, जो हमारी वोल्टेज को मेजर करके हमें बताती है। ओके। जी सर। LT पैनल में कौन से ब्रेकर होते हैं? LT पैनल में ब्रेकर सर हमारे ACB होती है, एयर सर्किट ब्रेकर, ओके। और इसमें MCC भी लगी होती है सर। और इसमें हमारी TNC स्विच होता है, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज, जो और सर इसमें हमारी रिलेज लगी होती है सेफ्टी के लिए, जो ACB को हमारी सेफ्टी प्रदान करती है और उसको ट्रिप कराती हैं। ये सभी और सर इस LT पैनल के पास हमारा बस कपलर होता है, जो कि हमारी इंटरलॉकिंग कनेक्शन के काम आता है। PLC से उसको हम ऑपरेट करते हैं। नहीं, मेरा बस कपलर है, मैनुअल ऑपरेट करना है, तो मैनुअल कैसे करेंगे? मेरे पास 2 सोर्स हैं, 2 DG जी हैं सर। तो बस कपलर के दोनों तरफ में। तो एक DG पे तो लोड बहुत इसमें ज़्यादा चल रहा है, एक DG पे लोड कम चल रहा है, तो कैसे मैनेज कर सकते हैं उसको? अगर हमें सर मैनुअल चलाना है तो हमें अपना बस कपलर जो है ऑफ करना पड़ेगा, तो उसमें हम दोनों DG एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, मैंने दोनों DG एक साथ स्टार्ट कर लिए हैं, और जी एक DG में पे मेरा सपोज 500 kV का DG है, तो एक पे तो 200 किलोवाट चल रहा है लोड,
और दूसरे पे 350 से ऊपर चल रहा है, 350 के करीब चल रहा है। तो कैसे मैनेज करेंगे इसको? इसको सर हम अपने डीजी सेट को सिंक्रोनाइज करते हैं। सिंक्रोनाइज करेंगे तो हमारा हो सकता है कि एक डीजी से हमारा काम पूरा चल जाए। नहीं नहीं, सिंक्रोनाइज करने के लिए हमारी एक डीजी जी से तो नहीं चलेगा ना। सिंक्रोनाइज का मतलब तो होगा दोनों डीजी को जोड़ना, कि दोनों डीजी दोनों की सप्लाई को, डीजी को बस कपलर जोड़ेंगे। को ऑन करना है, मतलब सिंक्रोनाइज करने का मतलब ये है। जी सर, बस कपलर ऑन करेंगे तो सर हमारा जो दोनों सप्लाई है वो आपस में शॉर्ट हो सकती है, तो हमें उसके लिए एक डीजी सेट को ऑफ करना पड़ेगा और दूसरे डीजी सेट से हम उसको सप्लाई ले सकते हैं। नहीं नहीं, सिंक्रोनाइज जो पैनल होता है, सिंक्रोनाइज पैनल आपने जी नहीं देखा है। सिंक्रोनाइज पैनल का काम ये होता है कि जैसे अभी इस तरह की सिचुएशन है, एक जैसे मेरा एक डीजी है 400 किलोवाट उस पर डाल सकते हैं। एक में 350 चल रहा जी है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है कि फुल लोड भी हो जाता है कई बार, बट दूसरे पे 200 केवीए ही चल रहा है। तो जब सिंक्रोनाइज करते हैं, सिंक्रोनाइज करते टाइम तीन चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं: वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज वोल्टेज सर, सीक्वेंस। फ्रीक्वेंसी और phase। हाँ, फेज और सर सीक्वेंस। इसमें अगर डीजी सेट है तो हमारे इसमें आरपीएम भी देखना होता है। अभी डीजी हाँ, सेट है हमारे को, तो जैसे आरपीएम भी क्या सेम होना जैसे आरपीएम तो फ्रीक्वेंसी का ही एक पार्ट हो गया। अगर आपका आरपीएम बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। से हम देखते हैं, सिर्फ तीन चीजें हम देखते हैं। इसका वोल्टेज, फेज सीक्वेंस और क्या हो गया, वोल्टेज होगी हमारा, फेज सीक्वेंस, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सर, हाँ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। तो ये तीनों चीजें देखते जी हैं सर। और उसको फिर लगाते हैं। इसमें भी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो हमारा एक इसमें मास्टर स्लेव, मास्टर डीजी होता है सर, एक स्लेव डीजी, दो दो डीजी हमारा वर्क करते हैं। जो हम्म। हमारा मेन डीजी होगा उसको मास्टर डीजी बोलेंगे। जी जी। इसमें जो वोल्टेज होती है ना, उसमें कितना डिफरेंस चल सकता है, जैसे उसमें प्लस माइनस 0.5%, अगर वोल्टेज 0.5% इधर उधर है आपकी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी 0.1%, अगर फ्रीक्वेंसी जब सिंक्रोनाइज कर रहे हैं 0.1% इधर उधर है, प्लस माइनस है, तो चल जाएगा। और आपका फेज सीक्वेंस है वो -10 डिग्री, -10 डिग्री इधर उधर है, तो भी हमारे कॉन्टैक्ट लग जाते हैं सिंक्रोनाइजिंग ओके के सर। दौरान। तो जी अ, जो हमारा मोटर होती है, उस स्टार डेल्टा की मोटर के बारे में कुछ पता है? जी सर। तो कुछ सर स्टार, हमारी मोटर जो, जी, बताइए स्टार हमारे डेल्टा। स्टार्टर जो होते, जी सर, जो हमारे स्टार्टर होते हैं वो लगभग तीन तीन टाइप के हम अपनी यूज करते हैं। इसमें हमारा ड्यूल स्टार्टर है, एक स्टार डेल्टा स्टार्टर है और एक हमारा रिवर्स फॉरवर्ड, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर है। जो हमारा ड्यूल स्टार्टर है वो सर हमारी छोटी मोटरों के लिए, जैसे 10 HP से कम पावर की मोटर के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं, और 10 HP से ज्यादा पावर की मोटर पाँच के एच लिए पी हम 5 HP में भी, 5 HP तक हम ड्यूअल यूज करते हैं। 5 HP से ऊपर स्टार डेल्टा यूज करते हैं। स्टार डेल्टा का यूज करते हैं। स्टार डेल्टा का हमारा एक फायदा होता है सर कि जो हमारी मोटर स्टार्टिंग में ज्यादा करंट लेती है, उसको कम करने के लिए सबसे पहले स्टार डेल्टा से हम उसको स्टार में चलाते हैं, जिससे कि हमारा कम स्टार्टिंग करंट जो है वो कम रहे। और जब हमारी लगभग 80% हमारी मोटर स्पीड पे आ जाती है, तो उसके बाद हम उसको डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं, जहां हमारी वो पूरा वर्क करती है। तो उसके ये हमारी सेफ्टी से हमारी मोटर चल जाती है, और इससे हमारी जो हमारी पावर है उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होती। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ज्यादा हमारा करंट मोटर लेगी तो फिर वोल्टेज हमारी ड्रॉप करती है। तो इस स्टार्टर का यूज करने से हमारा जो है वोल्टेज कंपोनेंट ड्रॉप नहीं होते हैं। कौन से यूज होते हैं इसके अंदर? क्या सर? कंपोनेंट क्या इसके क्या? पार्ट सर, हाँ, पार्ट्स। जी सर, इसमें सर हमारे 3 कॉन्टेक्टर लगते हैं। इसमें एक मेन कॉन्टेक्टर होता है, एक स्टार कॉन्टेक्टर, एक डेल्टा कॉन्टेक्टर, और एक इसमें ओवरलोड रिले लगाते हैं। और सर इसमें हमारे एनओएनसी के लिए 2 पुश बटन होते हैं, और एक इसमें सिंगल फेस प्रीमेंटर का यूज भी करते हैं, जिससे कि हमारा कोई 3 फेस में से कोई भी फेस अगर नहीं आता है तो वो उसको हम हमारा कॉन्टेक्ट मेन कॉन्टेक्टर को ऑन ही नहीं होने देगा। और इसमें सर एक टाइमर लगाते हैं, जो हमारी पहले स्टार में चलाएगी और टाइमर के द्वारा स्टार में, फिर उसको डेल्टा में कन्वर्ट करती है।
अगर आपको बोला जाए कनेक्शन करने को स्टार डेल्टा के तो कर सकते हैं। जी सर, इसमें बिल्कुल सर। कितनी तरह के डायग्राम होते हैं मतलब? इसमें सर 2 तरह के होते हैं, एक पावर डायग्राम होता है, एक हमारा कंट्रोलिंग डायग्राम होता है। ओके, ओके, ठीक है। तो आज आपका जो इंटरव्यू था काफ़ी अच्छा था। मैं आपको ओके सर। जो मार्क्स रहेंगे वो मार्क्स, मतलब मैं अगर आपको सेलेक्ट करने के लिए अभी बैठा होता तो आप मेरी तरफ से सिलेक्टेड थे। जिस तरह चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, और इसको जो ये हमारी वीडियो है मैं इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा, ताकि बाकी लोग भी कुछ न कुछ तुमसे सीख सकें। और ओके सर। कोई तुम्हें दिल्ली एनसीआर में तुम कहीं भी जॉब करने को एग्री हो ना? कहीं कोई इश्यू नहीं है ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, एग्री हूँ सर। तो अगर जो अभी इस जी वीडियो सर। को कोई देखेगा, अगर वो चाहे आपसे कांटेक्ट करना, तो वो आपसे कांटेक्ट करके जॉब के लिए आपको बुला सकता है, आपका एक इंटरव्यू और ले सकता है। बट मेरे हिसाब से यू आर ए सुपर फिट फॉर सुपरवाइजर और एग्जीक्यूटिव के लिए। तो थैंक यू कुछ सर। चीज़ें हैं आपकी में भी जो जो अभी मैंने पूछी नहीं है, जैसे एचवीएसी है थोड़ा सा पेंडिंग है। और जो चीज़ें आपको बताई गई, जैसे कि मैं देखता था कि तुम जैसे जिस हिसाब से पढ़ते थे, जिस हिसाब से नोट्स बनाते थे, तो वो काफ़ी इम्प्रूविंग है तुम्हारे लिए। तो ओके सर। जो ये चीज़ें हैं ये चल रही हैं, मे बी 45 डेज के बाद में अ, जो एक बाहर निकलेगा ना, जो पर्सन बाहर निकलेगा वो एक बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो इस जो भी हमारा कोर्स है 15-17 दिन का हो गया, इसमें मतलब तुम अपने आप को कहाँ फील करते थे पहले, कि अपने आप को कितना इम्प्रूव फील कर रहे हो? मैं सर अपने आप को जब से मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है, तो तब से मेरे को काफ़ी इसके बेनिफिट मिले हैं और काफ़ी मेरा जो अपना कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। अब मैं सर इंटरव्यू देने से नहीं डरता हूँ। पहले थोड़ा-सा झिझक थी कि इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, क्या अब मेरे को कोई झिझक नहीं है। तो मैं अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस कोर्स के द्वारा। इससे मेरे को बहुत सारे बेनिफिट मिले हैं सर। ये सर मेरा पहला इंटरव्यू है जो मेरा ऑनलाइन है, तो मैं ओके। इससे काफ़ी डर रहा था, लेकिन अब मेरे को कोई डर नहीं लग रहा सर। नहीं देखो, मैं आप लोगों से बात करता हूँ जब मैं बताता हूँ कि इंटरव्यू में ना, देखिए ये काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं, सर मैं इंटरव्यू में जाता हूँ ना, मुझे हेजिटेशन होता है, डर लगता है सर, मैं बता नहीं पाता हूँ। तो उसका दो मेन रीजन होते हैं। पहला मेन रीजन होता है उसको पता नहीं है कुछ भी, लैक ऑफ नॉलेज, उसको नॉलेज नहीं है यार, जाके मेरे को तो कुछ पता नहीं क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, लैक ऑफ नॉलेज। दूसरा होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब भाई सामने उसको नॉलेज है बट उसको एक्सप्लेन करना नहीं आता, चीज़ों को जी सर। एक्सप्लेन करना नहीं आता है। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ें सीख रहे हैं कि एक तो नॉलेज तो सीख रहे हैं, बट चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, वो एक मेजर चीज़ होती है, वो भी हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। अभी बाकी लोगों का भी जी सर। इंटरव्यू बाकी है। तो जो जो नंबर रहेंगे कि जिसको जब सबसे ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं उसको एक कोर्स फ्री मिलेगा, ओके सर। उसको एक कोर्स फ्री मिलेगा। तो मैं जी सर। किसको कोर्स फ्री मिलेगा वो सारे इंटरव्यू होने के बाद में ही डिसाइड करूंगा। बट आई एम सो इम्प्रेस विद जी योर सर। इंटरव्यू, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया चीज़ों को। और आई होप कि जो आपकी एम की जो जॉब है, जो आप चाह रहे हैं, वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। ठीक ओके है सर। दीपक, थैंक यू। इट्स वेरी थैंक यू सर। नाइस टू टेक अ इंटरव्यू टू यू। जी, ओके, थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।